यानी कि लेखन कला के विकास के बाद में, दूसरे चैप्टर में लेखन कला के विकास के बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपके लेखन प्रणाली। यानी कि जो लेखन जो प्रणाली है वो क्या थी। मेसोपोटामिया के बारे में हम देख लिए, लेखन प्रणाली, लेखन कला का विकास तो देख लिया, मिट्टी की पट्टिकाएं वाले, और किस प्रकार से वो लोग जो मिट्टी की पट्टिकाएं होती थी कैसे बनाते थे, गूंथते थे। फिर किलाक्सर, और किलाक्सर किससे बना है, क्यूनिफोर्मा, क्यूनियस प्लस फोर्मा, खूंटी और आकार। ठीक है, तो कहने का मतलब उसके बाद में आपके जो अगला टॉपिक आता है वो है लेखन प्रणाली, कि उस समय की या वहां की जो मेसोपोटामिया की जो लेखन प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी। अब आप एक चीज समझिए, मिट्टी की जो पट्टिकाएं बन रही है उस पे लिख दिया गया किलाक्सर रूप में। अब क्या हुआ, मैंने एक चीज बताई थी, यहां पर जो लेखन के लिए किसका प्रयोग करते थे, चिन्ह, चिन्ह का प्रयोग करते थे। यानी कि एक शब्द को एक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करते थे। और जब यहां पर खुदाई की गई, यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता की जब खुदाई की गई, तो यहां पर लगभग अलग अलग 5000 से अधिक चिन्ह मिले हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि यहां पर जैसे अपने तो क्या है, आप ABCD लिखते हैं A to Z, केवल 26, ठीक है। लेकिन मेसोपोटामिया में जो लेखन प्रणाली होती थी वो किसके द्वारा होती थी, चिन्ह के द्वारा। और खुदाई में यहां पर लगभग 5000 से अधिक चिन्ह मिले हैं, जो कि एक प्रकार से अपने जैसे ABCD है, उस ABCD के अकॉर्डिंग यहाँ का एक जो चिन्ह है वो इन चीजों को प्रदर्शित करता था, स्वर और व्यंजन को क्या करता था, प्रदर्शित करता था। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्द है, जैसे अपना A है, तो वहां पर A के बराबर क्या होता था, चिन्ह, कि जैसे उनके चिन्ह इस प्रकार से बने हुए थे, ऐसे बन गए, त्रिभुज बन गया, ऐसे गोला गोला बन गया, तारा बना दिया, ऐसे बना दिया। तो ये चिन्ह होते थे उनके, और इस एक चिन्ह का अपना एक अलग अर्थ होता था। ठीक है, अपन तो जैसे ABCD समझते हैं, ABCD Z तक, ठीक है। लेकिन उनके यहाँ पर जो वर्णमाला होती थी, या एक कह सकते हैं कि जो लिखने का कार्य करते थे वो चिन्ह के आधार पर करते थे। और ये क्या करते थे, चिन्ह बना देते थे। जैसे हो सकता है कि ये जो चिन्ह है वो कहता होगा A, ये कहता होगा B, ये कहता होगा C, ये D और ये E, ऐसे इस प्रकार के चिन्हों का वो क्या करते थे, प्रयोग करते थे। तो ये हो गया यहाँ की लेखन प्रणाली के बारे में छोटा सा परिचय, कि जो यहाँ की जो लेखन प्रणाली है वो कैसी होती थी। अब देखो एक चीज और है कि यहाँ की जो लेखन प्रणाली है उसके लिए अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता होती थी। यानी कि सारी चीजें चिन्ह के ऊपर आधारित है। अब चिन्ह अगर सही बनाएंगे, सही ढंग से बनाएंगे, तो अगले व्यक्ति का क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। आप कोई भी हिंदी में कोई शब्द लिखते हैं, उसको गलत राइटिंग से कुछ भी लिख दिया, क्या लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लिश में कुछ लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा है। तो लेखन प्रणाली के लिए जरूरी है कि कोई भी शब्द लिखे उसमें कुशलता का होना जरूरी है। उस समय जो मेसोपोटामिया है, यहां पर भी जो लेखन कार्य होता था उसके लिए बड़ी कुशलता की क्या होती थी, आवश्यकता होती थी। ठीक है, इसीलिए यहां पर जो लिखने का कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि शब्द नहीं थे, क्या थे, शब्द की जगह चिन्ह। जैसे मैं कहूं आई एम कमिंग, ठीक है। अब हो सकता है कि यहां पर आई का मतलब ऐसे होता होगा, ये जो चिन्ह बना हुआ है ये आई होता होगा, ये गोला गोला बना दिया ये इसका मतलब एम होता होगा, ये तारा बना दिया इस प्रकार का, ये कमिंग होता होगा। अब अपने हिसाब से तो आई एम कमिंग हो गया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको हटा दो और ये लिख दिया, तो वो लोग क्या समझ जाते थे कि इसका मतलब आई एम कमिंग होता है। तो उस समय की जो लेखन प्रणाली थी मेसोपोटामिया की, वो क्या थी, चिन्ह पे आधारित थी, चिन्ह पे। और यही लेखन प्रणाली है कि वहां पर लेखन प्रणाली के लिए अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता होती थी, और जो लेखन कार्य था वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। और लगभग 5000 से अधिक खुदाई में यहां पर क्या मिले हैं,
चिन्ह मिले हैं जिनका प्रयोग वो सामान्य वार्तालाप, व्यापार और अन्य चीजों के लिए करते थे। समझ में आ गया बेटा? सर एक बार वापस से समझाइए। देखिए, यानी लेखन प्रणाली, बेटा लेखन प्रणाली कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया में लेखन प्रणाली का विकास हुआ। अब अपने तो क्या है, स्वर व्यंजन चलता है, ए आ ई, बारहखड़ी चलती है, कक्का चलता है, अब साधारण बात कर रहा हूं मैं, एबीसीडी चलती है। लेकिन वहां पर क्या होता था कि चिन्ह के द्वारा पढ़ा जाता था, बताया जाता था। मैंने एक चीज क्या कही, एक पट्टिका मिली है, इस पट्टिका के ऊपर चिन्ह बने हुए हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर के चिन्ह भी बने हुए हैं। तो उससे पता लग जाता कि ये चिन्ह किस चीज का है, ये चिन्ह किस चीज का है, ये बेल किस काम आता है। अब कोई भी व्यापार किया, लेन देन किया, तो उसको क्या कर देते थे, इस पट्टिका पर कुरेद कर बना देते थे और उसको सुरक्षित रख लेते थे। अगर जैसे अभी वर्तमान की बात करें, भाई मैंने कह दिया कि मैंने किसी से 2 लाख रुपए लिए हैं, मैंने उसको क्या करूंगा, लिख दूंगा। ये थोड़ी करूंगा कि 2 लाख के नोटों का चित्र बना दूंगा तो आप लोग समझ जाओगे भाई 2 लाख है, ये थोड़ी करूंगा। मैं आज के समय की बात कर रहा हूं, तो जो भी मैं हिसाब लिखूंगा वो लिख दूंगा, भाई उक्त व्यक्ति से मैंने 2 लाख रुपए लिए हैं, हो गया। अब उस समय शब्द थे ही नहीं, केवल चिन्ह थे, तो वो 2 लाख को कैसे लिखेंगे? तो वो क्या करते थे, एक अपना एक चिन्ह निर्धारित कर रखा था, 2 के लिए क्या चिन्ह होता होगा, 0 के लिए क्या चिन्ह होता होगा, या 2 लाख के लिए अलग कोई चिन्ह होता होगा। तो वो क्या करते थे, चिन्ह बना देते थे। जैसे मैंने किसी से कोई जानवर खरीदा, गाय भैंस जो भी कुछ खरीदा, तो मैंने लिख दिया भाई उक्त ये गाय भैंस इतने रुपए में इस व्यक्ति से मैंने खरीदी, आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब उस समय अगर कोई व्यक्ति लेन देन कर रहा है तो वो क्या करता था, उसका क्या बना देता था, चिन्ह। और चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि हाँ भाई ये चीज ली है या दी है, इस चीज को दिखता था। और जब लेन देन कंप्लीट हो जाता था तो वो क्या करते थे, इस पट्टिका को तोड़ देते थे। और लगभग यहाँ पर खुदाई में जो चिन्ह मिले हैं वो 5000 से अधिक चिन्ह मिले हैं। अपनी जो शब्दमाला है वो वर्णमाला और व्यंजन पे आधारित होती है, यहाँ पर जो होती थी वो किसके ऊपर आधारित होती थी, चिन्ह के ऊपर। और इसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया कि ऐसे चिन्ह बने हुए हैं अलग अलग, और हर एक चिन्ह का अपना एक अर्थ या मतलब होता था। और सॉरी, मेसोपोटामिया में जो लेखन कला होती थी उसके लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, क्योंकि अगर आप सही ढंग से चिन्ह नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि अगले व्यक्ति के समझ में नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि लेखन कला एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। अब बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं आया? इतिहास का समझ में नहीं आया गुड़िया, क्या बोल रहे हैं? सर इतिहासकार हुए ना जो इन पट्टियों को पढ़ पाए हैं क्या? ना पढ़ नहीं पाए गुड़िया, क्योंकि पढ़ने का तरीका होता है शब्द। आप चिन्ह से प्रदर्शित नहीं कर सकते कि किस चिन्ह को क्या कहा जाता होगा, लेकिन जो हमारे पुरातत्वविद या इतिहासकार है वो केवल एक अंदाजा लगा लेते हैं कि हो सकता है कि इस चिन्ह का मतलब ये रहा होगा। मैंने बेल का चिन्ह बना दिया तो आपको भी पता लग रहा है बेल है, मेरे को पता लग रहा है बेल है, ठीक है, समझ में आ गया। कुछ चिन्ह ऐसे होते थे जो किसी शब्द को या किसी चीज को अंकित करते थे या दिखाते थे कि भाई इस चिन्ह का मतलब ये होता है। तो बहुत मुश्किल था कि जो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी या जो चिन्ह की जो भाषा थी, एक प्रकार की लेखन प्रणाली थी, वो समझ में नहीं आई, ठीक है। यस सर। अब देखते हैं हम साक्षरता। साक्षरता का मतलब आप खुद जानते हैं, एजुकेशन। अब ये कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य था लेखन प्रणाली, बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी। तो सीधी सी बात है पहले टॉपिक में ही कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, बहुत कम। क्यों? क्योंकि मुश्किल कार्य था भाई, चिन्हों को पढ़ना, चिन्हों को समझना और उनको कुशलता से लिखना बहुत मुश्किल काम था। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मेसोपोटामिया में जो साक्षरता थी उसके तहत मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, ठीक है। यानी कि जो ये यहाँ के जो लोग थे बहुत कम पढ़ लिख सकते थे, ज्यादा नहीं पढ़ लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि सारी भाषा या जो लिपि थी या जो लेखन प्रणाली थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी, चिन्ह के ऊपर। बस यही एक वजह थी, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि अरे भाई अपने को एबीसीडी याद करनी है, समझना आप एक चीज, A to Z कितने हो गए, 26।
सब पता है आपको 26 है, ए बी सी सब पता है आपको, जान जाएंगे आप। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दूंगा, ये लिख दिया मैंने, आपको पता है ये के है, 26 अक्षर है, ठीक है एबीसीडी में। ज्यादा बार खड़ी में तो ज्यादा चीज हो गई, लेकिन जो अपना कक्का होता है उसमें भी कम शब्द है। अब वहां पर पढ़ाई का रेशियो कम क्यों रहा, कम पढ़े लिखे क्यों थे? क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी लेखन प्रणाली में कि जो चिन्ह थे वो कितने थे, 5000। अब इन चिन्हों को आप पढ़ सकते हैं क्या? 5000। आप पढ़ सकते हैं क्या 5000? अगर अपने एबीसीडी में 5000 होते हैं तो आप खुद अंदाजा लगाइए, क्या पढ़ सकते थे क्या हम? 5000 शब्दों को, चिन्हों को याद कर सकते थे क्या? नो सर। बहुत मुश्किल कार्य था। तो इसीलिए साक्षरता वहां पर कम होने के पीछे रीजन क्या रहा कि चिन्ह क्या थे, बहुत ज्यादा थे, और बहुत ज्यादा चिन्ह होने की वजह से यहाँ की जो साक्षरता है वो क्या थी, कम थी। यानी सैकड़ों की संख्या में चिन्ह मिले हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था, यानी कि एक प्रकार से बहुत कठिन कार्य था। यहाँ पर इन चिन्हों को जो पढ़ना था वो क्या था, एक प्रकार से बहुत ज्यादा कठिन कार्य था। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे थे जो इन चिन्हों को पढ़ पाए या समझ पाए। ये आपके साक्षरता हो गया। बताओ बेटा कोई दिक्कत हो तो? नो सर। चले आगे। नो सर। यस सर। अब देखिए अगली चीज, लेखन का प्रयोग, यही है ना? यस सर। कि मेसोपोटामिया में, हम यह जानने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक में कि मेसोपोटामिया में जो लेखन का प्रयोग है वो सबसे पहले किस प्रकार से आया, कैसे आया होगा, या फिर सबसे पहले जो व्यापार हुआ वो किस माध्यम से हुआ होगा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इस लेखन के प्रयोग को जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि किस प्रकार से मेसोपोटामिया में जो लेखन की प्रणाली का विकास हुआ वो किस प्रकार से हुआ। अब आप समझ लीजिए आप कि उस समय मैंने एक चीज बताई थी, मेसोपोटामिया के 4 नगर कौन कौन से हैं? बेटा नाम बताओ जल्दी से। बेबीलोन और मारी। उरुक, मारी और बेबीलोन। एक चीज बता दी थी मैंने, चारों अलग अलग नगर थे और चारों में अलग अलग राजा स्थापित थे। तो इनमें अगर चारों की बात करें तो उरुक जो था ना, उरुक वो काफी समृद्ध नगर था, एक प्रकार से समृद्ध नगर था, कुशाल नगर था। तो यहां पर इस लेखन प्रयोग में हम उरुक नगर के बारे में ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, उरुक नगर में यहाँ का जो शासक था, पुराना राजा, उसका नाम था एन मरकर। एन मरकर, याद रखेंगे। जो उरुक नगर था, यहाँ का जो प्राचीन राजा था वो कौन था? एन मरकर। ठीक है, तो एक कहानी और एक महाकाव्यों से इस एन मरकर की एक घटना याद आती है जिसके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। उरुक जो था एक प्रकार का सुंदर नगर था, ये कह सकते हैं सुंदर नगर, सुंदर नगर, यानी कि उरुक एक प्रकार से सुंदर नगर था। और इसका राजा कौन था उस समय, प्राचीन राजा कौन था? एन मरकर। और ये चाहता था कि इस नगर को मैं और ज्यादा सुंदर बनाऊं। तो इस नगर को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए इसने क्या है, एक घटना यहां पर याद आती है कि कौन सी घटना हुई। इसने क्या किया, अपने यहां पर जो मंदिर था, यानी कि एन मर्क का जो शहर उरुक था, उसमें क्या है, एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए, यानी एक मंदिर था, सुंदर मंदिर। इस मंदिर को सजाने के लिए इसने सोचा कि भाई मेरा नगर सुंदर है और मेरे नगर में ये जो मंदिर है, ये सुंदर मंदिर, इसको मैं और ज्यादा सजाना चाहता हूं। तो उसके लिए उसे क्या जरूरत पड़ी? लाजवर्द के पत्थर की, लाजवर्द के पत्थर, रत्न। ठीक है, यानी कि
किसी भी चीज को सजाने के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। तो इस एन मरकर ने अपने मंदिर को सजाने के लिए किसकी आवश्यकता दिखाई? लाजवर्द का पत्थर हो और धातु या बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य रत्न और धातु। आप अपने घर को सजाते हैं, अपने घर को सजाने के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। तो एन मरकर ने क्या सोचा कि मेरे नगर में ये जो मंदिर है सुंदर, मैं उसको सजाऊंगा और उसको सजाने के लिए क्या करूंगा, मैं लाजवर्द का पत्थर लगाऊंगा, इसमें बहुमूल्य रत्न लगाऊंगा और विभिन्न प्रकार की जो धातु है उसका प्रयोग में लूंगा इस मंदिर को सजाने में। यानी कि लाजवर्द का पत्थर लेने के लिए और बहुमूल्य रत्न हो या धातु है, उसके लिए इसने क्या किया, यानी कि वो चाहता था कि मैं मंदिर को सजाऊं और ये चीजें मुझे कहीं से मिल जाए। और इसके लिए उसने क्या किया, अपने एक दूत को, अब उसका एक दूत था एन मरकर का दूत, और उसको ये कह दिया कि आप कहां जाओ, अरट्टा। अरट्टा एक जगह है। इस एन मरकर ने अपने दूत को क्या कहा कि अरट्टा जगह चले जाओ आप। उसने दिशा बता दी, भाई ऐसे ऐसे जाकर पहाड़ियों से नीचे नदियों से कूदकर आप चले जाना और कहां पहुंच जाना, अरट्टा। और अरट्टा पहुंचकर वहां का जो राजा है उसको क्या कहना कि हमें क्या चाहिए, लाजवर्द के पत्थर, बहुमूल्य रत्न, धातु। अब उस समय समझाने का तरीका जो था वो इतना था नहीं, लेखन कला का विकास था नहीं, तो अब क्या करें। तो अरट्टा ने क्या किया, इसने अपने दूत को भेज दिया। अब ये जो दूत था वो दिन रात चलता रहा, बहुत दूर चला गया अरट्टा में, बहुत दूर, यानी कि 6-7 पर्वत, 6-7 जो पहाड़ थे या पर्वत थे उनको क्रॉस कर दिया, कुछ नदियां। तो कहने का मतलब लगातार चलता रहा और कई प्रकार की जो पर्वतमालाएं थी उनको क्या करते गया, क्रॉस करता चला गया। और एक पहाड़ की इतनी ऊंची चोटी पे पहुंच गया कि उसे नीचे एक नगर नजर आया, नगर नजर आया। उस नगर का नाम था सूसा। तो जब ऊंची पहाड़ी पर से उसने इस सूसा नगर को देखा तो ऐसा लग रहा था कि नीचे क्या है, एक प्रकार से चूहा है, चूहा। इतनी ऊंचाई पर ये चला गया था दूत, और ऐसे कैसे करके वो क्या कर दिया, अरट्टा पहुंच गया। यानी कि एन मरकर ने जिस दूत को भेजा था वो कहां पहुंच गया, अरट्टा। अब अरट्टा पहुंच तो गया, लेकिन इतनी लंबी यात्रा के बाद में वो वापस क्या हो गया, खाली हाथ लौट आया। खाली हाथ, यानी एक तो इतने पहाड़ कूद के गया, साधन तो थे ही नहीं, फिर बेचारा वापस आया, खाली हाथ आ गया, लौट कर आ गया। क्या वजह हुई, वजह ये हुई कि वो वहां का जो राजा था उसको समझा नहीं पाया और बल्कि उससे लड़ाई और करके आ गया। क्योंकि वो चीज कहना क्या चाहता था, वो अरट्टा का राजा समझ क्या रहा था, लिख के कोई चीज थी नहीं कि भाई मैं बता दूं ये चीज मेरे को तू दे दे, पट्टिका थी नहीं भाई मैं तेरे को चिन्ह बना के दे दूं भाई ये चीज मेरे को दे दे, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसा गया वैसे ही खाली हाथ लौट कर आ गया और वहां के राजा से थोड़ी सी लड़ाई करके और आ गया। यानी अरट्टा का जो मुखिया था उससे क्या है, ये लड़ाई करके आ गया। आपस में एक दूसरे को क्या कर दी इन्होंने, धमकियां दे दी। और कहने का मतलब ये जो मामला था वो बिगड़ गया, यानी दूत खाली हाथ गया और खाली हाथ लौटकर आ गया। अब एन मरकर को ऐसा लगा यार कि ये तो खाली हाथ आ गया, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, समझने का अंतर हो सकता है दोनों के बीच में, हो सकता है एक दूसरे की चीजों को समझ नहीं पाए, हमारे दूत ने उसको सही ढंग से समझाया नहीं, और हो सकता है कि वो इसकी भाषा को समझ नहीं पाया हो। तो क्या करे, तो उसने क्या किया, पहली बार जो मिट्टी की पट्टिका थी वो बनाई। पहली बार क्या की, एन मरकर ने मिट्टी की पट्टिका बनाई और इस मिट्टी की पट्टिका पर क्या किया, कुछ शब्द लिख दिए। उस मिट्टी की पट्टिका पर कुछ शब्द लिख दिए, किससे, कीलाकार लिपि से, कीलाकार, यानी कि उस मिट्टी की पट्टिका के ऊपर कीलाकार जो शब्द थे वो इसके ऊपर लिख दिए और कह दिया कि अब ये पट्टी लेकर तू वापस जा। यानी पहले तू गया खाली हाथ लौट के आ गया, अब तू क्या है, वापस जा और अब तेरे को ये पट्टिका वहां पर दिखानी है। तो हो सकता है कि इस पट्टिका से जो वहां का राजा है वो क्या है, इस चीज को समझ जाए
कि ये व्यक्ति इस पट्टिका में इस चीज को दिखाना चाहता है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए। तो ये क्या किया, इस पट्टिका को लेकर वहां अरट्टा पहुंच गया। अब जैसे ही अरट्टा के राजा ने इस पट्टिका को लिया, किलाकर लिपि को देखा, तो वो और ज्यादा उसके ऊपर भड़क गया और उसकी जांच के लिए उसको भेज दिया कि पता नहीं तू क्या लेके आया है, ये मेरे समझ में आ रहा नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या चिन्ह है, समझ में नहीं आ रहा उसके। क्यों? क्योंकि भाषा और लिपि का कोई विकास वहां पर हुआ नहीं था। तो कहने का मतलब इस किलाकार लिपि के बाद में भी वो इस चीज को क्या है समझ नहीं पाया, इन शब्दों को समझ नहीं पाया, और वो और ज्यादा उसके ऊपर क्या हो गया, गुस्से में हो गया। ठीक है। और लगातार जो अरट्टा का राजा था इस किलाकार अक्षरों के ऊपर या उन चिन्हों के ऊपर लगातार देखता रहा कि यार ये दूत लेके क्या आया है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या दिखाना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है। पहले आया मेरे से बहस करके चला गया, क्या मांगने आया था पता नहीं चला, और अगली बार आया है तो पता नहीं क्या लेके आया, मिट्टी का सा क्या बना हुआ है, इसके ऊपर समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको और ज्यादा गुस्सा आ गया कि ये तो परेशान करने आ गया। तो लगातार उस किलाकार लिपि को वो क्या है समझने का प्रयास करने लग गया और उसको लगातार देखने लग गया। अब ये चीज हो गई यहां पर कहानी। अब इस कहानी का मतलब क्या है ये चीज समझिए आप। साक्ष्य के अनुसार ये कह सकते हैं कि ये जो कहानी है एक प्रकार से काल्पनिक कहानी है। हो सकता है सच भी हो, लेकिन ये कहा जाता है कि ये कहानी एक प्रकार से क्या है, काल्पनिक कहानी है। इस कहानी को इन शब्दों को समझाने के लिए बनाया गया है। अर्थात इस कहानी के बाद में हमने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला बता दीजिए आप, बता दीजिए क्या। हाँ, उस राजा ने लेखन कला की शुरुआत की। हाँ, यानी कि इससे यह निष्कर्ष निकला कि मेसोपोटामिया में उरुक का जो राजा एनमरकर था उसने ही सबसे पहले व्यापार, भाई लाजवंत का पत्थर मंगाना है, बहुमूल्य रत्न मंगाने हैं पहली बार, तो एनमर्क जो उरुक का जो राजा था एनमरकर, उसने ही सबसे पहले जो व्यापार हो गया और एक हो गया आपके लेखन कला। यानी कि उरुक के राजा एनमरकर ने ही सबसे पहले व्यापार और जो लेखन कला थी उसको क्या थी, इसकी व्यवस्था की थी। समझ में आ गया इस कहानी का मतलब कि भाई ये कहानी बताने के पीछे या इसको पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि सबसे पहले उरुक का जो राजा एनमरकर था उसने ही चिन्ह के द्वारा लेखन प्रणाली का प्रयोग किया और उसने ही सबसे पहले व्यापार करने का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्त का पत्थर चाहिए था और पत्थर दूसरी जगह से आएगा तो मैं उसके बदले में कोई चीज दे के आऊंगा। तो कहने का मतलब, इस कहानी का मतलब यही है कि ये कहानी सच है या नहीं है कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस कहानी को पढ़ने के बाद में हमने इस चीज को जान लिया कि उरुक का जो राजा एनमरकर था उसने ही सबसे पहले लेखन प्रणाली और व्यापार व्यवस्था को लागू किया था या प्रारंभ किया था कि इस प्रकार से लेखन प्रणाली गई है, मिट्टी की पट्टिका गई है, या फिर उस व्यक्ति से मैं लाजवाब का पत्थर मंगाकर उससे क्या कर रहा हूं, मैं व्यापार कर रहा हूं। तो ये कहानी और यहां तक का ये जो टॉपिक है वो क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। मिटा दूं? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण। मेसोपोटामिया का शहरीकरण। मंदिर और मंदिर और राजा। क्या? मंदिर और राजा। मंदिर और राजा। अब देखिए, एक चीज तो हम देख चुके हैं कि जो मेसोपोटामिया है वो दक्षिणी भाग में है, एक दजला और फरात नदी के बीच में स्थित जगह है
और जो शहरीकरण और जो लेखन कला का विकास हुआ वो भी आपके मेसोपोटामिया दक्षिणी भाग में हुआ है। तो यहां पर हम जो दक्षिणी मेसोपोटामिया है उसका जो शहरीकरण है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें दो टॉपिकों को हम पढ़ेंगे, वहां का मंदिर और वहां का राजा। यानी कि मंदिर की व्यवस्थाएं क्या थी और जो राजा होता था वो कौन बनता था या राजा का चुनाव किस प्रकार से किया जाता था। तो अब सबसे पहला जो टॉपिक आपकी क्या आ जाता है, मंदिर। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले लगभग 5000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास हो गया था। बस्तियों का विकास, क्योंकि सबसे पहले नगर बने हैं यहाँ पर, तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो बस्तियां हैं उनका भी क्या हो गया था, विकास हो गया था। ठीक है, और ये जो बस्तियां थी इनमें से कुछ क्या हो गए थे, प्राचीन शहर। पहले तो बस ये बस्तियां, और इन बस्तियों में से बसते बसते लोग आ गए और लोग इकट्ठे हो गए और लोग इकट्ठे हो गए, तो ये बस्तियां किसका रूप ले गई, शहर का। यानी कि ये बस्तियां आगे चलकर क्या बन गई, शहर बन गई, शहर का रूप ले लिया। ठीक है, अब देखो शहर कई प्रकार के थे, शहर कई तरह के थे। अब देख लीजिए कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में, क्वेश्चन यहां पर है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहर के कितने प्रकार थे या शहर कितने प्रकार के होते थे। पहला देखो, पहला जो शहर होता था वो होता था जो आपके मंदिर है उसके चारों ओर। पहला शहर कहां होता था स्थित, मंदिर के चारों ओर। ये देखिए, याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि शहर के प्रकार देख रहे हैं हम, शहर किस प्रकार के होते थे या किस तरह होते थे। कुछ शहर तो कहां बसे हुए थे, जो मंदिर होता था उसके चारों ओर। जैसे ये मंदिर बना हुआ है, यहां पर लोग बस गए, यहां लोग बस गए, यहां लोग बस गए, ऐसे ऐसे बसते बसते कस्बा बन के ये ऐसे मंदिर बीच में हो गया। तो इस मंदिर के चारों तरफ पहला जो शहर था वो तो क्या था, मंदिर के चारों ओर। समझ में आ गया। दूसरा शहर बना व्यापार के केंद्र, व्यापार के केंद्र। यानी कि पहला तो मंदिर के चारों ओर और दूसरा होगा व्यापार के केंद्र के रूप में। भाई व्यापार चालू हो गया था, बिजनेस चालू हो गया था, आप शहरों में जा रहे हैं कमाने के लिए, रोजगार के लिए, वहां जाकर बस गए, शहरों का विस्तार हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो उस समय भी जो लोग थे वो व्यापार करने के लिए क्या है, आगे की तरफ किसी ऐसी जगह जाने लग गए जहां पर उनके लिए व्यापार में क्या होने लग गई थी, आसानी होने लग गई थी। तो जैसे जैसे व्यापार के लिए गए तो वो वहीं आकर रहने लग गए। तो इससे किसका निर्माण हो गया, शहरों का। यानी दो प्रकार के शहर हमने देख लिए, दो तरह के। एक शहर तो क्या थे, मंदिर के चारों ओर, और एक व्यापार के केंद्र के रूप में। और जो तीसरा जो था वो था आपके शेष शाही शहर। शेष शाही शहर, याद रखेंगे। शेष शाही शहर का मतलब है कि एक क्षेत्र तो हो गया मंदिर के चारों तरफ का, एक हो गया व्यापार का केंद्र। अब जो क्षेत्र बच गया, बचा हुआ, वो क्या हो गया, शाही शहर। ठीक है, ये हो गया आपके शाही शहर। तो शहर के जो प्रकार थे या शहर कितने तरह के थे वो चीज मैंने आपके सामने यहां पर लिख दी है। अब इनकी जो पहले जो शहर के दो रूप थे, दो, शाही शहर को छोड़ देंगे, हम इन दो शहरी रूपों का क्या करेंगे, यहां पर अध्ययन करेंगे। पहला शहर तो कौन सा था, मंदिर के चारों ओर का, और दूसरा शहर जो व्यापार के केंद्र के रूप में क्या हो गए थे, विकसित हो गए थे। इन दोनों के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। अब पहले शहर के बारे में देखेंगे। ऐसा शहर जो मंदिर के चारों तरफ आकर बस गया था, यानी ऐसा शहर जो मंदिर। अब क्या हुआ, बाहर से जैसे
ये मंदिर बना हुआ है, ऐसे कुछ ही मंदिर बना हुआ है, ये मान लीजिए आप, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो बाहर से लोग आए वो यहां इसके चारों तरफ आकर क्या हो गए, बसने लग गए। यानी कि पहले तरह के शहर के बारे में हम जान रहे हैं कि बाहर से आकर लोग आकर बसने लग गए। कहां से आए इस चीज का पता नहीं है, लेकिन इस मंदिर के चारों ओर क्या है, ये आकर रहने लग गए, ठीक है। और नए मंदिर बनाए, नए मंदिर, या फिर इसी मंदिर का क्या किया, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण करने लग गए। जैसे कोई व्यक्ति आया, उसको ये मंदिर मिल गया होगा, हो सकता है ये मंदिर टूटा हुआ हो, जर्जर अवस्था में हो, तो उसने क्या सोचा कि यार क्यों नहीं मैं इस मंदिर को सही कर लूं, इस मंदिर को बना लूं। अब बना ला, मैं मंदिर बनाऊंगा, मेरा घर तो है दूर, और मैं इस मंदिर को कैसे बनाऊंगा, तो उसने क्या किया, इस मंदिर के पास आके जगह ले ली और अपने पूरे परिवार को यहाँ आकर लाकर रख दिया, और अब इस मंदिर को क्या करने लग गया, ये बना लग गया। फिर कोई परिवार आया होगा, उसने देखा होगा यार मंदिर है, मंदिर का काम चल रहा है, अपन मंदिर बना ले। तो इस प्रकार से इस मंदिर के चारों तरफ लोग आकर क्या हो गए, बसने लग गए। समझ में आ गया? यस सर। अब यस इसमें कहा गया कि सबसे पहला ज्ञात जो मंदिर था वो एक प्रकार का क्या था, देवालय, देवालय। यानी कि पहला जो ज्ञात मंदिर था, पहला ज्ञात, जिस पहले मंदिर का पता चला वो क्या था, एक प्रकार का देवालय। देवालय का मतलब क्या होता है, हिंदी का शब्द बेटा, देवताओं का निवास स्थल या घर, आलय, ठीक है। देवालय यानी देवताओं का निवास स्थल। पहला ज्ञात मंदिर एक प्रकार से क्या था, देवालय, जो किससे बना हुआ था, कच्ची ईंटों से। याद रखेंगे, जो पहला देवालय मिला है वो किससे बना हुआ है, कच्ची ईंटों से। याद रखेंगे कि सबसे पहला ज्ञात मंदिर जो था वो छोटा सा क्या था, देवालय, और इस देवालय का जो निर्माण किया गया था वो किससे किया गया था, कच्ची ईंटों से, ठीक। और ये कहा गया है कि जो मंदिर होता था या जो देवालय होता था उसमें विभिन्न प्रकार के जो देवी देवता थे वो निवास करते थे। मंदिर के बारे में देख रहे हैं कि जो देवालय थे उसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवता, यानी कि जो देवालय होते थे या मंदिर होते थे, जैसे आप किसी मंदिर में जाइए, अपने उस मंदिर में आप जाएंगे तो उसमें अलग अलग भगवान विराजमान है, ठीक है। तो उस समय भी जो दक्षिणी मेसोपोटामिया है उसमें जो मंदिर मिले हैं उसमें भी विभिन्न प्रकार के जो देवी देवता थे उनका क्या था, इन देवालयों में निवास स्थान हुआ करता था। अब वहां के जो प्रमुख देवी देवता थे वो कौन कौन से थे, देवताओं में जो प्रमुख होता था वो होता था उर। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो प्रमुख देवता था दक्षिणी मेसोपोटामिया का प्रमुख देवता, उसको क्या कहा जाता था, उर। और ये उर होता था, वो होता था चंद्र देवता, चंद्र देवता। याद रखेंगे, यानी कि मेसोपोटामिया में, दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो चंद्र का देवता होता था वो क्या कहलाता था, उर। उर या चंद्र देवता एक ही चीज है। जैसे अपने सूर्य भगवान है तो वो सूर्य भगवान के रूप में जैसे हम पूछते हैं, वैसे ही जो वहां का चंद्र का जो देवता होता था उसे किस नाम से जाना जाता था, उर। और एक जो देवी थी, ये तो देवता हो गया उर, और एक देवी थी इनाना। इनाना देवता तो था उर और देवी थी कौन, इनाना, जिसे प्रेम और युद्ध की देवी के रूप में पूजा जाता था। यानी कि इनाना जो थी उसे प्रेम और युद्ध की देवी के रूप में पूजा जाता था। समझ में आ गया? यस सर। अब ये जो मंदिर थे, एक चीज मैंने देख ली कि ये जो मंदिर थे उर और इनाना के, वो ईंटों के द्वारा बनाए गए थे, ईंटों से बनाए गए थे। यानी कि उर चंद्र देवता, इनाना प्रेम और युद्ध की देवी।
जैसे युद्ध की देवी, अपन जैसे कोई भी युद्ध लड़ने जाते हैं, या पहले अपने जो राजा महाराजा थे वो क्या है, युद्ध लड़ने जाते थे तो वो क्या करते थे, उद्घोष करते थे। कैसे? युद्ध लड़ने से पहले अपने देवता को याद करते थे, ताकि उनको क्या मिलती थी, ताकत, शक्ति मिलती थी। जैसे एक शब्द है हर हर महादेव, तो जब भी आक्रमण करते थे तो वो सेना क्या करती थी, हर हर महादेव का उद्घोष करती थी, जोर से बोलकर जो दुश्मन सेना होती थी उस सेना के ऊपर टूट पड़ती थी। उससे क्या मिलता था उनको, जोश। तो ऐसे ही उस समय दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो युद्ध की देवी थी इनाना, तो कोई भी युद्ध लड़ने जाता था उससे पहले वो युद्ध की देवी इनाना को क्या करते थे, याद करते थे, उसकी पूजा और उसका स्मरण करके जाते थे। उसके पीछे का लॉजिक क्या था कि अगर वो ऐसा करके जा रहे हैं तो एक तो उन्हें विजय मिलेगी, प्लस उनके अंदर क्या है, इस जो इनाना देवी है उसके नाम से ही क्या मिल जाएगी, शक्ति और ताकत मिल जाएगी। उदाहरण मैंने आपको अपने यहाँ का बता दिया कि हर हर महादेव का उद्घोष करते थे, युद्ध लड़ते थे, उस एक हर हर महादेव के शब्द से ही क्या मिलता था, जोश मिलता था। ठीक है, तो कहने का मतलब इनाना प्रेम और युद्ध की देवी थी। ठीक है, और जो उर था वो क्या था, आपके चंद्र देवता। और यहाँ के जो मंदिर थे वो किससे बने हुए थे, ईंटों से बने हुए थे। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब पहले Yes, जैसे, sir. हाँ बेटा, जैसे छोटा मंदिर है, अब ये लोग आकर बसने लग गए तो उन्होंने क्या किया, मंदिर के आकार को क्या कर दिया, बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जब लोग आकर रहने लग गए थे उस समय तो क्या थे, मंदिर का आकार क्या था, छोटा। और जब लोग आकर रहने लग गए, बसावट आ गई, तो उन्होंने छोटे मंदिरों का जो आकार था वो बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। यानी कि जो मंदिर का आकार था वो क्या हो गया, अब धीरे धीरे बढ़ने लग गया। तो ये हम देख रहे हैं वहां के मंदिर और देवालय के बारे में। देवालय पहले छोटा सा था, लोग आ गए, मंदिरों का निर्माण किया, पुनर्निर्माण किया, छोटे मंदिर से अब क्या है, बड़े, उसका जो आकार था वो बड़ा होने लग गया। बेटा टाइम होने वाला, 1 मिनट का टाइम हो रहा है, कोई कंसल्ट करना है कर लीजिए बेटा, नहीं तो आप मीटिंग से लीव हो जाइए बेटा। किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। हाँ उस समय मूर्ति पूजा थी गुड़िया, आवाज नहीं आ रही। सर, मेसोपोटामिया में मूर्ति पूजा की जाती थी क्या? बिल्कुल, मैं बताऊंगा इस चीज को, आगे बताऊंगा बेटा, आगे आएगा ये अपने। ठीक है यस बेटा, लीव हो जाइए। थैंक यू सर।